महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे यांना विनंती करते की त्यांनी सभेला संबोधित करावं. आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान मोदीजी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आदरणीय कोश्यारीजी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, माझे मंत्रिमंडळातील सहकारी व्यासपीठावर बसलेत, समोर पण बसलेत, आणि राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी, उपस्थित मान्यवर बांधवांनो आणि भगिनींनो, काय बोलायचं पंचायत आहे, कारण कोणत्या नजरेने बघतोय हा प्रश्न थोडा या बाबतीत विचित्र आहे. कारण ज्या एका कार्यक्रमासाठी आपण जमलेलो आहोत, एक 2-3 महिन्यापूर्वीच ह्या दरबार हॉलचं लोकार्पण झालं. आपल्या देशाचे आदरणीय राष्ट्रपतीजी तेव्हा आले होते, आज स्वतः माननीय पंतप्रधान आलेले आहेत. एक गोष्ट नक्की की आपल्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आपण साजरा करत असताना क्रांतिगाथा ह्या दालनाचं उद्घाटन आणि लोकार्पण मोदीजी आपके हाथों से हुआ, एक मोठा योगायोग म्हणण्यापेक्षा खूप चांगला मुहूर्त आहे. आणि मी कोणत्या नजरेने पाहायचं हे एवढ्यासाठी म्हटलं की आपण नेहमी काही गोष्टी ऐकत आलो की दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे कर माझे जुळती. बोलायचं काय, जे स्वातंत्र्य आपण उपभोगतो आहोत ते मिळवण्यासाठी किती जणांनी आपल्या घरादारावरती निखारे ठेवले, किती जणांनी त्याच्यासाठी बलिदान केलं, किती जणांनी मरणप्राय यातना सोसल्या. आणि एक क्षणभर विचार असा येतो की जर का हे घडलं नसतं तर आपण इथे येऊ शकलो असतो का. हे स्वातंत्र्य जे काय आपण स्वातंत्र्य म्हणून उपभोगण्याची वस्तू आहे, नुसती स्वातंत्र्य मिळालंय, पण ते स्वातंत्र्य कोणी आपल्याला आंदण नाही दिलं, ते स्वातंत्र्य आपल्याला लढून मिळवावं लागलं. आणि तो इतिहास नुसता जतन नाही तर जिवंत करणं हे आपलं काम आहे. कारण काळ पुढे चाललेला आहे. झालं स्वातंत्र्य पारतंत्र्य आपल्याला 150 वर्ष होती, आपण त्याच्यात होतो. त्याच्यानंतर स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष झाली. आणखीन पुढे पुढे आपण जात राहणार. पण ते जात असताना आपल्याला ह्या ज्या काही गोष्टी पुढच्या पिढीला द्यायच्या आहेत ते काम जर का आपण केलं नाही तर मला असं वाटतं आपण आपल्या कर्तव्याला मुक्त आहोत. आणि म्हणून आज एक अप्रतिम म्हणजे एक 2016 साली हा एक भुयार म्हणा खंदक म्हणा आपल्याला सापडला. त्यावेळेचे राज्यपाल महोदय विद्यासागररावजी होते, ते पण मला सांगत होते की उद्धवजी कभी आओ तो सही, देखो तो सही. तेव्हा काही येणं झालं नाही. आणि मनात विचार असा होता की एक खंदक आणि भुयार जाऊन बघून करायचं काय. पण आज अप्रतिम त्याचा उपयोग होतो आहे. आणि आता आपण जी फिल्म बघितली त्याच्यात एक शब्द फार मला महत्त्वाचा वाटला की तीर्थक्षेत्र, तीर्थस्थळ. हे एक तीर्थस्थळ आहे. कारण सगळे क्रांतिकारक ज्ञात अज्ञात मध्ये 1 मेच्या आपल्या महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने आपण एक पुस्तक प्राथमिक स्वरूपात एक केलेलं आहे. कारण अजून माहिती गोळा होते, ज्याला आपण म्हणतो ज्ञात अज्ञात. हे असे अनेक क्रांतिकारक ज्यांनी आपल्यासाठी त्याग केला त्यांचं एक कुठेतरी संकलन व्हायला पाहिजे. एक निदान एक आठवण म्हणा, माहिती म्हणा, ती आपण त्या पुस्तकात दिलेली आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की नुसतं बोलत बसण्यापेक्षा ह्या क्रांतिकारकांनी आपल्यासाठी ज्या ज्या काही गोष्टी केलेल्या आहेत, त्याग केलेल्या आहेत, त्याच्यापैकी एक जरी काही कण आपण आपल्या देशासाठी करू शकलो तर मला वाटतं की त्यांचे जे काही त्याग आणि बलिदान त्यांनी केले ते कृतार्थ होतील. बाकी ह्या वास्तूचं जसं नूतनीकरण झालं तसंच जलभूषण जिकडे आपले राज्यपाल महोदयांचं निवासस्थान आहे, बहुत बड़ा अच्छा मकान बना है. आप एक्सचेंज करणार नाही, पण ते मी बघितलं आणि मनापासून सांगतो की काळ बदलत असला तरी हा सगळा जो ही जी सगळी या परिसरातले वास्तू आहेत त्या इतिहासाच्या पाऊलखुणा आणि एक वारसा जपणारे आहेत. त्याला कुठेही धक्का न लावता त्याचं नूतनीकरण करणं, आधुनिकीकरण करणं आणि ते सुद्धा आत्ताच्या काळाला जे काही तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे त्याचा वापर करून करणं हे खूप मोठं काम आहे. आणि कलात्मक नजरेने पाहिलं तर एकही कानाकोपरा असा नाहीये की जिकडे
असं काहीतरी विचित्र घडलेलं आहे. प्रत्येक कण जर बघाल, प्रत्येक हा सुद्धा हॉल आणि ते सुद्धा प्रत्येक ठिकाणी अत्यंत कलात्मक नजरेतून त्याचं एक नूतनीकरण केलेलं आहे. म्हणून मी सर्वांना धन्यवाद देतो आणि मला या दालनाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित राहण्याचं भाग्य मिळालं. हे खूप मोठं एक माझ्या आयुष्यातलं जे काही क्षण सार्थकी लागतात म्हणतात त्यातला हा एक क्षण आहे. मी पुन्हा एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि माननीय पंतप्रधान सुद्धा धन्यवाद देतो की तुम्ही तुमच्या व्यस्त कार्यक्रमातून खास करून इथे आलात. आपल्याला धन्यवाद. राज्यपाल महोदयजी, पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन. अशोकरावांचं पण अभिनंदन, कारण त्यांच्या खात्याने हे नूतनीकरण केलेलं आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. क्रांतिगाथा आधुनिक तीर्थक्षेत्र असा उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी केला. हे तीर्थक्षेत्र ज्यांच्या कार्यकाळामध्ये संपन्न झालं असे महाराष्ट्र राज्याचे माननीय राज्यपाल महोदय श्री भगतसिंहजी कोश्यारी. भारतीय इतिहास संस्कृति इनसे उनका व्यासंगी अभ्यास हम सभी सर्वविदित है और स्वयं शिक्षक होने के नाते ज्ञान की शक्ति को, प्रबोधन की शक्ति को वो जानते हैं और इसीलिए इस क्रांति गाथा का निर्माण उनकी प्रोत्साहना पर हुआ है. मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी से विनती करती हूँ कि वो सभा को संबोधित करें. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित जी, पीडब्ल्यू मंत्री श्री अशोक जी, नेता प्रतिपक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे चीफ जस्टिस श्रीमान दत्ता जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रबुद्ध जन, भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सिंधु सागर और बाण गंगा के तट पर अवस्थित इस राजभवन में आज जलभूषण और ऐतिहासिक बंकर में महाराष्ट्र के क्रांतिवीरों को समर्पित क्रांति गाथा के लोकार्पण के अवसर पर आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस छोटे से कार्यक्रम के लिए लोग मुझे कह भी रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आएंगे भी क्या. आपने सहमति दी. ये आपका अपने सहयोगियों के प्रति स्नेह और उन पर विश्वास का परिणाम है. मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं. मैं इस काम में हमारे मुख्यमंत्री जी, विशेष करके हमारे उप मुख्यमंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी, जिन्होंने समय समय पर बड़ा सक्रिय रूप से सहयोग दिया, इसके कारण से इस समय पर संपन्न हुआ. मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं. मैं अपने अधिकारी, विशेष करके मनोज सोनिक जो यहाँ के एसीएस हैं, जब उन्होंने देखा कुछ देर हो रही है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो जाने कहाँ से फौज इकट्ठा करके कर्मचारी, अधिकारी, ऐसे सारे लोगों को इकट्ठा करके समय पर पूरा करने में बड़ा सहयोग दिया. उनको और उनके सभी सहयोगी अधिकारियों, इंजीनियरों को भी मैं धन्यवाद देता हूं. मैं विशेष करके अपने जो मजदूर हैं, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक प्रमुख प्रार्थना है. अब अक्सर पहले अपने भाषण में वो बोलते थे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे. तो ऐसे जो आज भी जो पीड़ा सहन कर रहे हैं, लेकिन अपना खून पसीना बहा करके, रात दिन लग करके, 24 घंटा काम करके इस काम को पूरा किया, ऐसे मैं अपने श्रमिकों और मजदूर भाइयों को भी अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं. मैं इस क्रांति गाथा के लिए, अभिनव प्रयोग के लिए प्रसिद्ध इतिहासकार भाई विक्रम संपत को, ये उनकी संकल्पना थी और उस संकल्पना को पूरा करने के लिए मेरे सहयोगी, मेरे ओएसडी नेथानी ने
जन सहयोग से, बाह्य सहायता से इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, मैं उनका भी आभार और अभिनंदन करता हूँ। मैं इस प्राचीन मंदिर को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए भी विशेष करके जन सहयोग से, बाह्य सहायता से हमारे नेतानी ने प्रयोग किया, उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद है। अभी हम सब लोग शीघ्र ही यहाँ पर जन सहयोग से 500 किलोवाट की सोलर वाटर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये नया प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो भी सफल होगा। राजभवन में प्रतिदिन 100 से भी अधिक आगंतुक आते हैं। यहाँ पर देश विदेश से, विदेशों के भी राज्याध्यक्ष, प्रधानमंत्री और एम्बेसडर और कंसल जनरल तो अक्सर लगभग हर हफ्ते ही आते रहते हैं और उन लोगों को उत्सुकता रहती है देखने की राजभवन को, इसके माध्यम से प्रदेश को जानने की उनकी उत्सुकता रहती है। और ऐसे में उनके लिए जहाँ ये हमारा क्रांति गाथा गैलरी प्रेरणादायी होगी, वहीं यहाँ पर पहले मोर पलते थे। एक दिन मेरे पीआरओ ने कहा, सर यहाँ मोर थे, यहाँ कुत्ते आते हैं, बिल्ली आते हैं, सब खा गए। तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। तो मैंने यहाँ के चहल साहब हैं, यहाँ मैंने कहा कि भाई ये सब आखिर मोरों ने क्या कसूर, क्या खाई जा रहे हैं, इनको ख़त्म कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ से कुत्ते बिल्लियों को अच्छी जगह पर आदित्य जी पहुँचा करके, और अब मोर है, बहुत लोग आते हैं, आनंद लेते हैं। और एक प्रकार से मेरी कोशिश है कि ये राजभवन केवल राजभवन न रहे, ये लोक भवन रहे, यहाँ जनता आए, मेरी कोशिश है। मैंने पूरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरे कोविड काल में भी मेरे डॉक्टर, मेरे साथी मुझे कहते थे, अरे राज्यपाल जी क्यों कर रहे हो, क्यों लोगों को समय दे रहे हो। मैंने पूरे कोविड काल में, हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरहरि जी बैठे हैं, उस कोविड काल में भी ये अपने ट्राइबल सारे पार्टियों के एमएलए को ला करके उनकी समस्या सुलझाने के लिए और उनकी बातों को कहने के लिए मेरे पास आए। मुझे अच्छा लगा, ऐसा संवाद रहता है तो निश्चित रूप से उससे समाज आगे बढ़ता है, समस्याएं हल होती हैं। मेरी ये कोशिश है कि इसमें से हम किस प्रकार से इस राजभवन को जनोपयोगी बना सकें, ऐसी मेरी कोशिश रही है। मैं कोई बहुत काम के बारे में प्रधानमंत्री जी बोलूँगा नहीं, लेकिन यह कि एक विश्वविद्यालयों के चांसलर के नाते मैंने जब शुरू में कार्यक्रम अटेंड किए, कन्वोकेशन अटेंड किए, तो जहाँ देखा वहाँ इंग्लिश में संचालन हो रहा है। वहाँ महाराष्ट्र के राज्य वो है, वीसी है, मराठी भाषी हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, भाई मैं मराठी समझता हूँ, थोड़ा बोलने का अभ्यास नहीं है, आप सब मराठी में संचालन करो और भाषण भी मराठी में दो। सौभाग्य से पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को कैसा लगेगा, पर प्रयास मैंने किया है। कोशिश की है कि विश्वविद्यालय में कुछ नए से नए प्रयोग हों। अपने फ्रांसीसी कंपनी डेसॉल्ट के सहयोग से एमयू करके नागपुर विश्वविद्यालय में हमारे सैनिक यंत्रों के निर्माण की शिक्षा दी जा रही है। उसके लिए डिग्री और डिप्लोमा दिए जाएंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा। मुंबई के विश्वविद्यालय में गोवा के विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के समुद्री विज्ञान की पढ़ाई शुरू की गई है। और एनईपी 2020 के हिसाब से अनुसार हमारे अनेक विश्वविद्यालयों ने यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू किया है। अब उनके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, आधी पढ़ाई यहाँ, आधी पढ़ाई वहाँ, और वो डिग्री एक दूसरे के देश में दी जाएगी। इस प्रकार का प्रयास मेरी ओर से, हमारे सारे मित्रों की ओर से, मेरी ओर से क्या, हमारे जो साथ के लोग हैं उनकी ओर से किया जा रहा है। राज्यपाल महाराष्ट्र को जनजाति के विकास के लिए संविधान के अनुसार बहुत से प्रावधान किए गए हैं। उसको आप साधारण भाषा में राइट्स, अधिकार बोल सकते हैं, पर मैं कहता हूँ कुछ कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। मैंने कोशिश की है कि उन प्रावधानों के उपयोग से उपयोग किया जाए। उनके उपयोग से पिछले 1 वर्ष के अंदर, 1 डेढ़ वर्ष के अंदर
23 हजार लोगों को मकान मिले, उनके मकान जो है वह रेगुलर किए गए, रेगुलराइजेशन किया गया। पहले उनके जो फॉरेस्ट संबंधी मामले होते थे, डीएम ही उनको सुनता था, वही उसका रिव्यू अधिकारी होता था। मैंने अब उसका रिव्यू अधिकारी डिविजनल कमिश्नर को कर दिया है, उससे काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है और मैं उसका मॉनिटरिंग भी करता हूँ, और बीच में नहीं भी करता हूँ तो नरेश जी मेरे कान पकड़ते हैं, तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि उनको उसका लाभ मिले। ऐसे ही उनके लोकल उत्पादन कैसे आगे बढ़े, इस दृष्टि से भी मैंने बहुत प्रयास किया कि हमारे छात्रों को बैम्बू की बनी हुई राखियाँ सारे विश्वविद्यालयों में हमारे छात्र लोग लेते हैं और उससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। ऐसे उनका फर्नीचर और सारी चीज़ें वो आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है एकदम। मैं जब जाता हूँ आदिवासी क्षेत्रों में तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ हमको वहाँ करना है। केंद्र सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, परंतु अभी मैं बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, प्रदेश सरकार भी कर रही है, उनकी समस्याएं हल होंगी। हमें ये जो बोर्ड है, डेवलपमेंट बोर्ड विकास की दृष्टि से बनाए गए थे। यद्यपि 2 साल से डेवलपमेंट बोर्ड यहाँ बने नहीं हैं, लेकिन तो भी मैं समय समय पर थोड़ा उनकी समीक्षा करता हूँ, क्योंकि प्रावधान है संविधान में, नहीं करूँगा तो फिर वो भी मुश्किल है। लोग कहेंगे क्या क्या तुमने, तो उससे कोशिश करता हूँ। विशेष करके सिंचाई योजनाएं, हमारे आदरणीय जैन जी बैठे हैं मंत्री, इनके साथ भी बैठक हुई, ये भी बैठकों में आए, अधिकारी भी बैठक में आते हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर 80 ऐसी योजनाएं हैं सिंचाई की जो 20 या 20 साल से ऊपर से चल रही हैं। कुछ को तो 40 साल हो गए, कुछ में 90% काम, कुछ में 70%, 75% काम, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसी आधी अधूरी योजनाएं पड़ी हुई हैं। मैं आप भी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और गरीब परिवार से आता हूँ। एकदम लगता है कि अब पानी नहीं मिलता। औरंगाबाद गया था, एक दिन मैं रात रहा, लोग मुझे आकर बोले कि इतने 7 दिन बाद 5 दिन बाद पानी मिलता है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, जब पहले शायद अरुण जेटली जी ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, और मैं आज 8 साल पहले बात कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है मुमकिन है तो ये योजनाएं भी पूरी हों। ये मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरे जैसे सामान्य आदमी को इतने बड़े राज्य की, इतने सुंदर राज्य की एक राज्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी दी है, तो ये अगर पूरे हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि एक प्रकार से आपने जो मुझे यहाँ भेजा है, यहाँ आना मेरे लिए सार्थक होगा, या मैं मानूंगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने आए हैं। मेरा प्रयास है कि आज अपनी यहाँ की सरकार से मिलकर साथ में सहयोग करके हम आगे काम बढ़ाएं। क्योंकि एक बात और ज़रूर आप लोगों से कहूँगा, मेरी यहाँ आने की बहुत इच्छा नहीं थी। मैं चाह रहा था कि मैं अब आराम करूँ, उम्र हो गया, अभी भी कहा मैंने प्रधानमंत्री में बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन ये प्रेम और स्नेह में, यहाँ पर बहुत से अधिकारी बैठते हैं, डंडे की भी अपना स्थान है, डंडा नहीं लगाओगे तो अपराधी तो सिर पर चढ़ जाएंगे। लेकिन स्नेह और प्रेम और विश्वास, ये बड़ी ताकत है। ये उनका विश्वास और स्नेह था कि मैं यहाँ आया। मुझे लोग कहते हैं कोश्यारी जी आपको महाराष्ट्र कैसा लगता है? मैं कहता हूँ कि मुझे महाराष्ट्र एकदम अपने हिमालय सा लगता है, उत्तराखंड सा लगता है। एक ही बात है, जब मुझे उत्तराखंड में जाता हूँ सब कुछ है, लेकिन वहाँ समुद्र नहीं है, सागर नहीं है। यहाँ भी सब कुछ है मगर हिमालय नहीं है। लेकिन तो भी इतना सुंदर प्रदेश है। मुझे लगता है आपने अपने प्रारंभिक जीवन में सामाजिक राजनीतिक जीवन का कार्य यहाँ महाराष्ट्र से शुरू किया, और मुझे संध्या काल में आपने जीवन के यहाँ भेजा है। आपका आशीर्वाद से ये महाराष्ट्र आगे बढ़े, देश में उन्नति हो, विशेष करके यहाँ से गरीब और किसान ये आगे सुखी हों। ये आपके माध्यम से हो ही रहे हैं और आगे तेज गति से हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप यहाँ आए, फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक जुनं संस्कृत वचन आहे, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र प्रचर्चा प्रवर्तते। जब देश राष्ट्र शस्त्र संपन्न होता है
तभी वहां पर शास्त्रों का विकास हो सकता है। और जिनके वक्तृत्व में और नेतृत्व में इसी विचार की आभा हमें दिखाई देती है, ऐसे हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी। और आज ये सौभाग्य की बात है कि उनके करकमलों से क्रांती गाथा, इस क्रांतिकारक दालन का उद्घाटन हो रहा है। त्यांच्या शुभ हस्ते क्रांतिगाथा या दालनाचं उद्घाटन होणं ही खरोखरच आपणा सगळ्यांसाठी सौभाग्याची गोष्ट आहे। त्यांचं इथे झालेलं आगमन आपणा सगळ्यांचा उत्साह, आनंद वाढवणारं असं। यानंतर मी भारत देशाचे माननीय प्रधानमंत्री, पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांना विनंती करते की त्यांनी सर्वांना मार्गदर्शन करावं। महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, श्री अशोक जी, नेता विपक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी, यहाँ उपस्थित अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज वट पूर्णिमा भी है और संत कबीर की जयंती भी है। सभी देशवासियों को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एका अतिशय चांगला कार्यक्रमासाठी आपण आज सारे एकत्र आलो आहोत। स्वातंत्र्य समरातील वीरांना समर्पित क्रांतिगाथा ही वास्तू समर्पित करताना मला अतिशय आनंद होतो आहे। साथियों, महाराष्ट्र का राजभवन बीते दशकों में अनेक लोकतांत्रिक घटनाओं का साक्षी रहा है। ये उन संकल्पों का भी गवाह रहा है जो संविधान और राष्ट्र के हित में यहां शपथ के रूप में लिए गए। अब यहां जलभूषण भवन का और राजभवन में बनी क्रांतिवीरों की गैलरी का उद्घाटन हुआ है। मुझे राज्यपाल जी के आवास और कार्यालय के द्वार पूजन में हिस्सा लेने का अवसर मिला। ये नया भवन महाराष्ट्र की समस्त जनता के लिए, महाराष्ट्र के गवर्नेंस के लिए नई ऊर्जा देने वाला हो। और जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि राजभवन नहीं लोक भवन है, वो सच्चे अर्थ में जनता जनार्दन के लिए एक आशा की किरण बन के उभरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए यहां के सभी बंधु बधाई के पात्र हैं। क्रांति गाथा से निर्माण से जुड़े इतिहासकार विक्रम संपत जी और दूसरे सभी साथियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं राजभवन में पहले भी अनेक बार आ चुका हूं। यहां कई बार रुकना भी हुआ है। मुझे खुशी है कि आपने इस भवन के इतने पुराने इतिहास को, इसके शिल्प को संजोते हुए आधुनिकता का एक स्वरूप अपनाया है। इसमें महाराष्ट्र की महान परंपरा के अनुरूप शौर्य, आस्था, आध्यात्म और स्वतंत्रता आंदोलन में स्थान की भूमिका को भी दर्शन होते हैं। यहां से वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहां से पूज्य बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस भवन ने आजादी के समय गुलामी के प्रतीक को उतरने और तिरंगों को शान से फहराते हुए देखा है। अब जो ये नया निर्माण हुआ है, आजादी के हमारे क्रांतिकारी को जो यहां स्थान मिला है
उससे राष्ट्रभक्ति के मूल्य और सशक्त होंगे। साथियों, आज का ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी आजादी के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये वो समय है जब देश की आजादी, देश के उत्थान में योगदान देने वाले हर वीर वीरांगना, हर सेनानी, हर महान व्यक्तित्व, उनको याद करने का ये वक्त है। महाराष्ट्र ने तो अनेक क्षेत्रों में देश को प्रेरित किया है। अगर हम सामाजिक क्रांतियों की बात करें तो जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर तक समाज सुधारकों की एक बहुत समृद्ध विरासत है। यहां आने से पहले मैं देहू में था, जहां संत तुकाराम शिला मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, समर्थ रामदास, संत चोखामेला जैसे संतों ने देश को ऊर्जा दी है। अगर स्वराज की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन आज भी हर भारतीय में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल कर देता है। जब आजादी की बात आती है तो महाराष्ट्र ने तो ऐसे अनगिनत वीर सेनानी दिए जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी के यज्ञ में आहुत कर दिया। आज दरबार हॉल से मुझे समंदर का विस्तार दिख रहा है तो हमें स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की वीरता का स्मरण आता है। उन्होंने कैसे हर यातना को आजादी की चेतना में बदला, वो हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। साथियों, जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो जाने अनजाने उस कुछ घटनाओं तक सीमित कर देते हैं, जबकि भारत की आजादी में अनगिनत लोगों के तप और उनकी तपस्या शामिल रही है। स्थानीय स्तर पर हुई अनेक घटनाओं का सामूहिक प्रभाव राष्ट्रीय था। साधन अलग थे लेकिन संकल्प एक था। लोकमान्य तिलक ने अपने साधनों से, तो उन्हीं की प्रेरणा पाने वाले चापेकर बंधुओं ने अपने तरीके से आजादी की राह को प्रशस्त किया। वासुदेव बलवंत फड़के ने आप अपनी नौकरी छोड़कर सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया, तो वहीं मैडम भीखाजी कामा ने संपूर्णता भरे अपने जीवन का त्याग कर आजादी की अलग जगाई। हमारे आज के तिरंगे की प्रेरणा का जो स्रोत है, उस झंडे की प्रेरणा मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे सेनानी थे। सामाजिक, पारिवारिक, वैचारिक भूमिकाएं चाहे कोई भी रही हो, आंदोलन का स्थान चाहे देश विदेश में कहीं भी रहा हो, लक्ष्य एक था, भारत की संपूर्ण आजादी। साथियों, आजादी का जो हमारा आंदोलन था उसका स्वरूप लोकल भी था और ग्लोबल भी था। जैसे गदर पार्टी दिल से राष्ट्रीय भी थी लेकिन स्केल में ग्लोबल थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस लंदन में भारतीयों का जमावड़ा का, लेकिन मिशन भारत की आजादी का था। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार भारतीय हितों के लिए समर्पित थी, लेकिन उसका दायरा ग्लोबल था। यही कारण है कि भारत के स्वतंत्र आंदोलन ने दुनिया के अनेक देशों को आजादी के आंदोलन को प्रेरित किया। लोकल से ग्लोबल की यही भावना हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी ताकत है। भारत के लोकल को आत्मनिर्भर अभियान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी जा रही है। मुझे विश्वास है क्रांतिवीरों की गैलरी से यहां आने वालों को राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने की नई प्रेरणा मिलेगी। देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बढ़ेगी। साथियों, बीते 7 दशकों में महाराष्ट्र ने राष्ट्र के विकास में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई तो सपनों का शहर है ही है। महाराष्ट्र ऐसे अनेक शहर हैं जो 21वीं सदी में देश के ग्रोथ सेंटर होने वाले हैं। इसी सोच के साथ एक तरफ मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, तो साथ ही बाकी शहरों में भी आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आज जब हम मुंबई लोकल में होते हैं, अभूतपूर्व सुधार को देखते हैं, जब अनेक शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को देखते हैं, जब महाराष्ट्र के कोने कोने को आधुनिक नेशनल हाईवे से जुड़ते हुए देखते हैं, तो विकास के सकारात्मकता का एहसास होता है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि विकास की यात्रा में पीछे रह गए आदिवासी जिलों में भी आज विकास की नई आकांक्षा जागृत हुई है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में
हम सभी को ये सुनिश्चित करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी भूमिका है, वो हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को मजबूत करें। यही भारत के तेज विकास का रास्ता है। इसलिए राष्ट्र के विकास में सबका प्रयास के आह्वान को मैं फिर दोहराना चाहता हूं। हमें एक राष्ट्र के रूप में परस्पर सहयोग और सहकार की भावना के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे को बल देना है। इसी भावना के साथ एक बार फिर जल भूषण भवन को और क्रांतिवीरों की गैलरी के लिए भी मैं सबको बधाई देता हूं। और अब देखें, शायद दुनिया के लोग हमारी मजाक करेंगे कि राजभवन 75 साल से यहां गतिविधि चल रही है, लेकिन नीचे बंकर है, वो 7 दशक तक किसी को पता नहीं चला। यानी हम कितने उदासीन हैं, हमारी अपनी विरासत के लिए कितने उदासीन है। खोज खोज कर हमारे इतिहास के पन्नों को समझना देश को इस दिशा में आजादी का अमृत महोत्सव एक कारण बने। मुझे याद है, अभी हमने भी श्याम जी कृष्ण वर्मा का चित्र में भी देखा। आप हैरान होंगे हमने किस प्रकार से देश में निर्णय किए हैं। श्याम जी कृष्ण वर्मा को लोकमान्य तिलक जी ने चिट्ठी लिखी थी और उनको कहा था कि मैं स्वातंत्र वीर सावरकर जैसे एक होनहार नौजवान को भेज रहा हूं, उसके रहने पढ़ने के प्रबंध में जरा आप मदद कीजिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा वो व्यक्तित्व थे। स्वामी विवेकानंद जी उनसे साथ सत्संग किया करते थे और उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस, जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, और अंग्रेजों के नाक के नीचे इंडिया हाउस में क्रांतिकारियों की गतिविधि होती थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का देहावसान 1930 में हुआ। 1930 में उनका स्वर्गवास हुआ और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि संभाल के रखे जाएं और जब हिंदुस्तान आजाद हो तो आजाद हिंदुस्तान की उस धरती पर मेरे अस्थि ले जाए जाएं। उन्नीस 1930 की घटना 100 साल होने को आए हैं, सुनकर के आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लेकिन मेरे देश का दुर्भाग्य देखिए, 1930 में देश के लिए मर मिटने वाले व्यक्ति, जिसकी एकमात्र इच्छा थी कि आजाद भारत की धरती पर मेरे अस्थि जाएं ताकि आजादी का जो मेरा सपना है, मैं नहीं, मेरे अस्थि अनुभव कर ले, और कोई अपेक्षा नहीं थी। 15 अगस्त 1947 के दूसरे दिन ये काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं हुआ। और शायद ईश्वर के ही कोई संकेत होगा। 2003 में 73 साल के बाद उन अस्थियों को हिंदुस्तान लाने का सौभाग्य मुझे मिला। भारत मां के एक लाल के अस्थि इंतजार करते रहे दोस्तों, जिसको कंधे पर उठा करके मैं लाने का मुझे सौभाग्य मिला। और यही मुंबई के एयरपोर्ट पर मैं लाकर के उतरा था यहां, और यहां से वीरांजलि यात्रा लेकर के मैं गुजरात गया था। और कच्छ मांडवी उनका जन्म स्थान, वहां आज वैसा ही इंडिया हाउस बनाया है जैसा लंदन में था। और हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, क्रांतिवीरों की इस गाथा को अनुभव करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज जो बंकर किसी को पता तक नहीं था, जिस बंकर के अंदर वो सामान रखा गया था जो कभी हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों की
जान लेने के लिए काम आने वाला था, उसी बंकर में आज मेरे क्रांतिकारियों का नाम। ये जज्बा होना चाहिए देशवासियों में जी, और तभी जाकर के देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। और इसलिए राजभवन का ये प्रयास बहुत ही अभिनंदनीय है। मैं खास करके शिक्षा विभाग के लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को हम वहां तो ले जाते हैं, साल में एक बार टूर, 2 बार टूर करेंगे तो कोई बड़े बड़े पिकनिक प्लेस पर ले जाएंगे। थोड़ी आदत बना दें, कभी अंडमान निकोबार जाकर के उस जेल को देखें जहां वीर सावरकर ने अपनी जवानी खपाई थी। कभी इस बंकर में आकर के देखें कि कैसे कैसे वीर पुरुषों ने देश के लिए अपना जीवन खपा दिया था। अनगिनत लोगों ने इस आजादी के लिए जंग किया है, और ये देश ऐसा है, 1200 साल की गुलामी काल में कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में आजादी की अलग न जगी हो जी। 1200 साल तक ये दिमाग, ये मिजाज इस देशवासियों का है। हमें उसे जानना है, पहचानना है, और उसको जीने का फिर से एक बार प्रयास करना है, और हम कर सकते हैं साथियों। इसलिए आज का ये अवसर मैं अनेक रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। मैं चाहता हूं कि ये क्षेत्र सच अर्थ में देश की युवा पीढ़ी के प्रेरणा का केंद्र बने। मैं इस प्रयास के लिए सबको बधाई देते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी का